2025 के पहले दिन बाजार में हमने देखा कि जोश काफ़ी हाई रहा और सेंसेक्स निफ्टी एक बढ़त बनाने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 368 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 98 पॉइंट की तेज़ी दिखाने में कामयाब रहा। मिड कैप हो स्मॉल कैप हो इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं। डिटेल्स के साथ है कंचन नौटियाल। तो कंचन, शुरुआत तो अच्छे पॉजिटिव नोट पर हुई है बाजार की 2025 के लिए, तो इस तेज़ी में कौन से स्टॉक्स आज चमके हैं और कहाँ थोड़ी निराशा लगी हाथ? तो साल 2025 का पहला कारोबारी दिन डेफिनेटली अपने पॉजिटिव नोट पे आज जाके बंद हुआ है। आइए देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का हमें देखने को मिला। निफ्टी गेनर की बात करी जाए तो सबसे पहला नंबर आता है मारुति सुजुकी का, जहां पे हमें करीबन 3% की बढ़त देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.3%, लार्सन एंड ट्यूब्रो 2% और बजाज फाइनेंस भी करीबन 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में सबसे पहला नाम है हिंडाल्को का, जहां पे 0.2% की हमें गिरावट देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डी लैब में 1%, अडानी पोर्ट्स 1% और ओएनजीसी भी 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो गेनिंग साइड में एसजेवीएन 6.5% की बढ़त। इनफैक्ट ये आज खबरों में भी बना हुआ स्टॉक था, जिसके चलते ये हमें अप मूव देखने को मिला है। सुजलॉन एनर्जी 5%, आईआरबी इंफ्रा 4% और मुथूट फाइनेंस में करीबन 4% का इजाफा आया है। लूजिंग स्ट्रीक में एनएलसी इंडिया 4%, पेटीएम 3%, फीनिक्स मिल्स में 3% और इंडियन बैंक में भी करीबन 2.5% का डाउनसाइड देखा गया है। शुक्रिया कंचन। 2025 की शुरुआत हो चुकी है और बाजार में क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए, इसे लेकर निवेशकों में थोड़ी दुविधा है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या पिछले कुछ सालों जैसे रिटर्न 2025 में भी बनेंगे या फिर 2025 एक मायूस करने वाला साल हो सकता है। आपकी मुश्किलों का हल करने के लिए हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। हम उनसे समझते हैं कि क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए 2025 में, जहां तक बात है मार्केट्स की। तो अनुज सर, सबसे पहला सवाल जो हर निवेशक को सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए या सुनना चाहेगा कि 2025 में क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो गलतियां हो सकती हैं जिससे वो बच जाएं? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2024 के लास्ट क्वार्टर ने एक सीख दी होगी, वो ये है कि अपने लॉसेस को जल्दी कट करें, बहुत जल्दी कट करें। शेयर बाज़ार में नुकसान होगा और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। और स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी ट्रेड लें तो उसको अपने ईगो पे ना लें कि अगर मैंने ट्रेड ली है तो मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा। नहीं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी ट्रेड के 4 आउटकम होते हैं: बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस। बड़ा लॉस उसको हटा दीजिए, लॉस तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, इसका कंप्लीट रिवर्स, अपने प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक करना। और ये इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखेंगे, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो या कोई भी और नाम उठा के देख लीजिए, असली वेल्थ 2 या 3 स्टॉक्स में बनेगी आपकी। और ये आपको विद हाइंडसाइट पता चलेगा। जब आप लेंगे तो आप ये मान के नहीं लेंगे कि ये मुझे वेल्थ क्रिएट करके देगा। आप स्टॉक लेंगे, वो 20% चलेगा, 40% चलेगा, दुगना होगा, तिगुना होगा, 10 गुना होगा, उसमें बने रहें आप। इसलिए ना बेचें सिर्फ क्योंकि आप मुनाफे में हैं। अगर आपका एक थीसिस पूरा हो रहा है तभी उसको बेचें। तीसरा, और ये ट्रेडर्स के लिए बहुत एप्लीकेबल है, मार्केट में हर स्विंग को पकड़ने की गलती ना करें। इस मार्केट में 3-4 अच्छी स्विंग्स होती हैं, जैसे इलेक्शन के बाद एक स्विंग मिली थी। अगर आपने ऐसी 1 या 2 स्विंग भी पकड़ ली इस मार्केट में तो बस वही काफ़ी है। और हर स्विंग कोई ट्रेडर नहीं पकड़ पाएगा, अच्छे से अच्छा ट्रेडर हर स्विंग नहीं पकड़ पाएगा। ये डे ट्रेडिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एप्लीकेबल है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूज़ चैनल्स देखकर, टेलीग्राम देखकर, व्हाट्सएप देखकर ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक ना ले। अपनी रिसर्च खुद करें। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप घाटा आपका है। आप किसी के भी कहने पे स्टॉक ले लेंगे, वो सॉरी बोल देगा, लेकिन घाटा आपका है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फाइनली एक और चीज़, एक परमा बुल या बेयर ना बने इस मार्केट में, जो हमने पिछले 3-6 महीने में देखा भी है। दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए इस मार्केट में आप बेसिकली तैयार रहें। चलिए, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स कि आपको किन चीज़ों से बचना है, क्या गलतियां हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अनुज, 2025 का अगर हम पूछें कि आउटलुक क्या हो सकता है, निवेशकों को कहां फोकस करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि काफ़ी चैलेंजिंग साल रहेगा, लेकिन काफ़ी मुझे लग रहा है प्रॉफिटेबल साल भी रहेगा। एक्चुअली 2024 में ना ख़राब नहीं था। हम सिर्फ निफ्टी देखकर या पिछले 3 महीने का मूव देखकर अगर हम कह दें कि नहीं पिछला साल ख़राब था, मार्केट ने पिछले साल भी आपको बहुत बेहतरीन मौके दिए थे।
IPOs की बाहर आई थी, शानदार रिटर्न्स आए थे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में। हाँ, साल की शुरुआत सीधा होगी अर्निंग सीजन से, और Q2 के खराब अर्निंग सीजन के बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि Q3 का अर्निंग सीजन भी मोर और लेस खराब ही रहने वाला है। तो उस वजह से ये हो सकता है कि हम शुरुआत करेंगे एक कॉशियस व्यू के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस मार्केट में आप देखेंगे कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी रैली आ रही है ना, वहाँ पर सेलिंग आ जाती है, क्योंकि लोगों को रिस्क लग रहा है कि Q3 का अर्निंग सीजन भी खराब रहने वाला है। और ज़्यादातर एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि जैसा Q2 का अर्निंग सीजन था वैसा ही Q3 का भी अर्निंग सीजन रहेगा। और CY25 की पहली तिमाही जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर, अर्निंग सीजन तो है ही, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर मैं अभी भी मान रहा हूँ बजट है। अगर इस मार्केट को कोई एक चीज़ यहाँ से चेंज कर सकती है तो बजट है। अगर बजट में कुछ बिग बैंग अनाउंसमेंट आ जाए ना, फॉर एग्जांपल कुछ आप कह दें थोड़ा सा कि हम बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं, थोड़ा एक बार के लिए हम फिस्कल डेफिसिट पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, या फिर आप कह दें कि हम पीक इनकम टैक्स को कम कर रहे हैं, या जो सबसे लोअर तबका है उसका इनकम टैक्स आधा कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आ जाएगा ना, वो स्टॉक मार्केट में जान भरेगा। मार्केट में इस समय देखिए शॉर्टिंग बहुत है, लेकिन मार्केट को ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर कहाँ से मिलेगा? अर्निंग सीजन से तो मिलना मुश्किल है, एटलीस्ट इस वाले अर्निंग सीजन में। तो फिर आपकी उम्मीदें बजट से होंगी। और जितने भी एक्सपर्ट से मैंने बात की है, उस दिन रामदेव सर भी हमारे ऑफिस में आए थे, हमारे स्टूडियो में, उन्होंने सबने यही कहा था कि अर्निंग्स के ग्रीन शूट्स आपको दिखाई देंगे Q4 में, और असली रिकवरी शुरू होगी FY26 के Q1 और Q2 में। और मार्केट एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है, तो Q2 में अगर असली अर्निंग्स आएंगी तो मार्केट Q4 Q1 से रैली करना शायद शुरू करेगा। और बहुत लोगों का ये मानना है, हमारी आप और मैं, हम काफ़ी शो किए हमने, 10 से 12% का एक एक्सपेक्टेशन रखें इंडेक्स लेवल पर कि इतना आपको निफ्टी में रिटर्न्स मिलेगा। कई लोग तो ये भी मान रहे हैं कि उससे कम मिलेगा, लेकिन 10 से 12% की एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। 2024 में फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, सेकंड हाफ काफ़ी वॉलेटाइल था। 2025 में इसका उल्टा होने के चांसेस हैं। 2025 में फर्स्ट हाफ शायद हो सकता है काफ़ी वॉलेटाइल हो, लेकिन सेकंड हाफ हो सकता है काफ़ी पॉजिटिव रहे 2025 मार्केट के लिए। ट्रेडर्स स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, दोनों तरफ की ट्रेड लें, परमा बुल या परमा बेयर ना बने। अगर टेक्सचर सेल ऑन रैली का है तो सेल ऑन रैली करें, बाय ऑन डिप्स का है तो बाय ऑन डिप्स करें, दोनों हैं तो दोनों करें। अगर एकदम वॉलेटाइल मार्केट है तो ट्रेड ना करें, वो भी एक डिसीजन होगा। इन्वेस्टर्स, वो एक फॉर्मूला जो है हमारा सिप और डिप, उसको याद रखें। मैं इंडिया मार्केट पर अगर आप मुझे 10 साल का व्यू पूछेंगे तो मैं बहुत बुलिश हूँ। और एक और चीज़ बताऊँ, मैं पर्सनली जैसे मैं खुद जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ, पिछले 3 महीने में मैंने अपने इन्वेस्टमेंट में 1% भी कमी नहीं की, उल्टा और काफ़ी ऐड ही किया है। तो यही मैं लोगों को कहूँगा कि ये समय आपको मौके मिल रहे हैं अपने पोजीशंस को, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस को ऐड करने के लिए। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन अनुज जी, वो ये कि पोर्टफोलियो का जहां तक सवाल है, उसके लिए निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो की जहां तक बात है, कुछ सेक्टर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ये मेरा मानना है। ये हमने 2024 के शुरुआत में हमने एक व्यू लिया था कि IT और फार्मा आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और मुझे हैरानी नहीं है कि IT और फार्मा ने आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके भी दिए। मेरा ये मानना है कि ये अभी भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ये दोनों ऐसे स्पेसेस हैं जहां पर आपको डोमेस्टिक स्लो डाउन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, प्लस US इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, विजिबिलिटी वहां पर इतनी स्ट्रांग है कि ये जो दो सेक्टर डायरेक्टली US फेसिंग है, इनको फ़ायदा मिलेगा। प्लस डॉलर बहुत स्ट्रांग है, डॉलर रुपी इक्वेशन अभी भी आपके फेवर में रहेगी एज एन इन्वेस्टर। तो इसके लिए ये सेक्टर्स में आप बने रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि IT और फार्मा में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर और गेंस आएंगे यहाँ पर। उसके बाद मुझे लग रहा है कि सेलेक्टिव ऑटो और FMCG स्टॉक्स, जहाँ पर हमने काफ़ी पेन देखी है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन और ऐसा भी नहीं कि जो सबसे ज़्यादा गिर गया उसी को ले लें, लेकिन कुछ ऑटो स्टॉक्स और कुछ फार्मा स्टॉक्स, पिछले FMCG स्टॉक्स खास तौर से पिछले 3 महीने में हमने काफ़ी पेन देखी है इन स्टॉक्स में। यहाँ पर अगर आपको अर्निंग्स का हल्का सा भी रिवाइवल का साइन दिखे तो यहाँ पर बुलिश हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। IT और फार्मा में तो आप एज सेक्टर ETF भी जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऑटो और FMCG में आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। और उसके अलावा सेकेंड हाफ ईयर में, मतलब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, 2 हाफ बांटे, सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा पैसा आपको बना के देगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने 2024 में एज इंडेक्स 0 रिटर्न्स दिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक, निफ्टी बैंक थोड़ा चला बिकॉज ऑफ PSU बैंक्स, लेकिन
निफ्टी प्राइवेट बैंक ने 0 रिटर्न्स दिए 2024 में। उसके कई कारण रहे, FII की सेलिंग, इंडसइंड बैंक का कोलैप्स और भी काफ़ी कारण रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पर आपका पैसा बनेगा क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यूएशंस काफ़ी शानदार है। कुछ प्राइवेट बैंक्स इस समय 1 to 2 टाइम्स प्राइस टू बुक अवेलेबल है, जो एक समय PSU बैंक्स हुआ करते थे। तो उस हिसाब से, और 2025 के सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है FIS भी वापस आएंगे, तो वो भी सबसे पहले बैंकों को ही टारगेट करेंगे, प्राइवेट बैंकों को। अगर आप डार्क हॉर्स सेक्टर की बात कर रहे हैं ना इस साल, वो मेरा होगा स्पेशलिटी केमिकल्स। मेरा ये मानना है कि चाइना +1 थीम इस साल फुल प्ले होगी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद। स्टार्टिंग वैल्यूएशंस बहुत चीप हैं यहाँ पर। ज़्यादातर केमिकल स्टॉक्स या तो 52 वीक लो पर हैं या उसके आसपास हैं। अर्निंग्स अभी भी केमिकल्स की ख़राब हैं, लेकिन कमोडिटी कंपनीज में आप स्टॉक्स तभी मिलेंगे जब आप ख़राब टाइम पर उनको बाय करेंगे तो। और एक दो सेक्टर और है जहाँ लोगों ने पिछले साल बहुत पैसा बनाया, वहाँ पर अब मैं बहुत सेलेक्टिव होऊंगा, वो है डिफेंस और रेलवे। मेरा ये मानना है कि डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में अब आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलने की ज़रूरत है। जी अनुज, बहुत शुक्रिया। तो ये अहम बातें क्या आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, कैसी रणनीति निवेश के लिए हो, और क्या गलती करने से आपको 2025 में बचना है, अगर आप ये सारी बातें ध्यान रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं 2025 आपके लिए मार्केट में एक शानदार साल साबित हो सकता है। चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। ऑटो शेयर्स में आज सौदा तेजी रही। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 1% से ज़्यादा का उछाल दिखा। दरअसल दिसंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े अनुमान से बेहतर दिख रहे हैं। ऑटो सेल्स का ट्रेंड बताने के लिए हमारे साथ ही यतिन मोता। तो यतिन, कल आपने ऑटो नंबर्स का एक एक्सपेक्टेशन दिया था, अब नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है? ऑटो आज शेयर्स टॉप गियर में है। आज का टॉप सेक्टोरल गेनर बना हुआ है ऑटो। और कहीं ना कहीं जो नंबर्स दिसंबर के थे वो थोड़े एक्सपेक्टेड थे, सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन नंबर्स अभी तक जो आए हैं वो ठीक ठाक आए हैं। इनफैक्ट मारुति की बात करें तो मारुति की जो कुल बिक्री है लगभग 30% बढ़ी है। अनुमान था कि केवल 25% की ग्रोथ होगी, और कुल मिला के जो बिक्री का आंकड़ा हुआ है वो है लगभग 1,78,000 यूनिट्स के आसपास। तो कहीं ना कहीं मारुति के नंबर्स बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। Hyundai मोटर्स की बात करें तो यहाँ भी आपको एक 5-7% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड था, लेकिन डिक्लाइन को रोका है कंपनी ने, और 55,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री का यहाँ टोटल फिगर आता हुआ नजर पड़ा है, अनुमान से थोड़ा बेहतर। M&M एक पॉजिटिव सरप्राइज। देखिए पूरा नंबर जो है वहाँ कमर्शियल व्हीकल्स, यानी वो जो छोटी कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं, उसका एक ड्रैग है। लेकिन अगर हम यूवी सेल्स की बात करें तो क्लियरली यहाँ एक अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट यूवी सेल्स 18% ग्रोथ हुई है, और ओवरऑल सेल्स लगभग 16% से बढ़ी है M&M के लिए। और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी आपने 10% से ज़्यादा का जंप देखा है, तो वहाँ भी ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहे हैं। एस्कॉर्ट्स हालांकि मार्केट शेयर लूज़ कर रहा है, यहाँ सेल्स 11% साल दर साल गिरी हैं। आइशर मोटर्स के रॉयल एनफील्ड नंबर्स नहीं आए, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल नंबर्स आए हैं यहाँ लगभग 4% की बढ़ोतरी है, और बजाज ऑटो के नंबर्स बिल्कुल फ्लैट हैं अनुमान के हिसाब से, तो वहाँ कोई पॉजिटिव सरप्राइज देखने को नहीं मिला है। जी यतिन, बहुत शुक्रिया। तो